Assalamu alaikum. This is Rohma Javed, BP 1650187. The topic which I have taken for the case study is the cytokine release syndrome. But before going towards the case study, first I would like to share the objectives which I would be covering in this presentation. That is the introduction, diagrammatic representation, then the causes, signs and symptoms, and then the treatment which will be based on the grading of CRT. And in the last, we will discuss the case study. Let us start with the introduction. Before going towards the cytokine release syndrome, first we have to understand that what is cytokine. जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं किसी भी वजह से, कोई भी एक्टिविटी, हमारी पैथोजेनिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रही हो, उसके रिजल्ट में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग दी मोनोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं, दैट इज द साइटोकाइन एट द इन्फ्लेमेटरी साइट. दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. लेकिन जब ये साइटोकाइन की रिलीज ओवर प्रोडक्शन की तरफ चली जाती है, देन इट कॉजेज अ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम. और इन सीवियर केसेस के अंदर जहां पर साइटोकाइन की रिलीज बहुत ज्यादा हो जाती है, हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं एज अ साइटोकाइन स्टॉर्म. साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं. दैट इंक्लूड्स द इन्फेक्शन, सर्टेन ड्रग्स, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिकेशन एज वेल एज द अडॉप्टिव टी सेल थेरेपी. Now discuss the diagrammatic representation of the cytokine release syndrome. Over here also it is mentioning that the cytokine release can be triggered by the monoclonal antibody or by the tumor cell or by the CAR T cell therapy or by the complement, as a result of which क्या होता है, monocytes, dendritic cells, यानी कि in short white blood cells हमारे activation होना शुरू हो जाती है, उनकी proliferation होती है, जिसकी वजह से हमारे पास cytokine release होता है. cytokine में हमारे पास interleukin 1, interleukin 10, 6, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, ये हमारे पे प्रोडक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर वो व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर उसके बाद और मजीद साइटोकाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज कोआगुलेशन हो जाती है, वेस्कुलर लीकेज होता है और बॉडी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाती है. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेस. कॉजेस क्या है? वही चीज है कि हमारे लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट इंक्लूडिंग दी बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को रिलीज करवाते हैं, जो कि मजीद एक्टिवेट करती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स को इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑफ पैथोजेनिक इन्फ्लेमेशन. अच्छा, हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो क्यों रहे हैं? हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एक तो इन्फेक्शन या तो कम था या फिर था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी साइटोकाइन की जो प्रोडक्शन हो गई वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ गई और इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस होने लग गए हमारी बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन. इम्यून सिस्टम का एक और हमारे पास कॉज होता है सीआरएस का, कि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक पैथोजन के साथ फाइट कर रहा हो, ठीक है, और हम उसके नतीजे में या तो टी सेल दे रहे हैं या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो हमारी एक फाइटिंग चल रही है इम्यून सेल्स की पैथोजन के साथ. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस दौरान एक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है कि हमारे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं अपने कॉग्नेट रिसेप्टर्स के साथ जाकर ऑन द इम्यून सेल्स, और फिर वो रिजल्ट कर देते हैं एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द फर्दर साइटोकाइन प्रोडक्शन. अब ये जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी को सिस्टमिक हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेट में ले जाता है. अगर इस पूरे प्रोसेस को एकदम डिसरेगुलेट कर दिया जाए तो हमारी बॉडी हाइपोटेंसिव शॉक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चली जाती है. Now, what are the sign and symptoms? अगर हम जर्नल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, मेलेस, फैटिग और एनोरेक्सिया होता है. और अगर हम हर ऑर्गन के हिसाब से बात करें तो इन द केस ऑफ द सीएनएस इट कैन लीड्स टू हेडेक, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिलीरियम, एफेजिया, एप्रेक्सिया, एटेक्सिया, एग्राफिया, facial nerve palsy and seizures. In terms of heart, it could lead to tachycardia, hypotension, arrhythmia, QT prolongation, ventricular dysfunction. And in case of respiratory system, it could lead to tachypnea, hypoxia, lung infiltrates. In case of GIT, it could lead to emesis, diarrhea, transaminitis, hyperbilirubinemia. And in case of the kidneys, it could lead to acute kidney injury, hyponatremia, and hypokalemia. Now, what is the treatment which is based on the grading of CRT? And this grading of CRT has been done by FDA. There are 4 grades of the CRS. First grade is non-life threatening. इसके अंदर जो symptoms आएंगे उसको symptomatic हम treat करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और वो symptoms क्या होते हैं? Fever होता है, nausea, fatigue, headache, myalgias and malaise. और इसके अंदर patient को हम assess करना होता है, उसके empirically हम treatment करते हैं infections की, along with हम उसको क्या देते हैं? Aggressive supportive care देते हैं. Grade 2 के अंदर जो symptoms आ रहे होते हैं उनको respond करने के लिए हमें moderate supportive interventions चाहिए होती हैं. और ये moderate supportive interventions क्या होती हैं? It includes the
ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लोअर देन 40% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जिसका हाइपोटेंशन जो पर्सन में हो रहा होता है उसके लिए हम उसको फ्लूइड्स देते हैं और लो डोज देते हैं ऑफ 1 वेसोप्रेसा, और इसके अंदर पेशेंट को ग्रेड 2 ऑर्गन टॉक्सिसिटी होती है। ग्रेड 3 के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए वी हैव टू गिव द एग्रेसिव इंटरवेंशंस। और ये एग्रेसिव इंटरवेंशंस क्या होती हैं? ये इंक्लूड करती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हायर देन 40% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जिसके अंदर हाइपोटेंशन हो रही होती है उसके अंदर हमें हाई डोजेस ऑफ वेसोप्रेसर देने होते हैं या फिर मल्टी वेसोप्रेसर देते हैं एट अ वन टाइम। और इसके अंदर जो हमारे पास टॉक्सिसिटी हो रही होती है ऑर्गन की वो हायर देन ग्रेड 2 ऑर्गन टॉक्सिसिटी होती है। इसके अंदर हम पेशेंट को टोसिलिजुमाब दे रहे होते हैं, और ये टोसिलिजुमाब कैसी है? इट्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि प्रिवेंट कर देती है इंटरल्यूकिन 6 बाइंडिंग को टू बोथ द सेल एसोसिएटेड एंड सॉल्युबल इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर्स। ग्रेड 4 की जहां हम बात करें तो इट्स द लास्ट स्टेज, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम देता है, लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होता है। इसके अंदर पेशेंट को वेंटिलेटर की सपोर्ट चाहिए होती है। ग्रेड 4 की ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो रही होती है, लेकिन ट्रांसअमाइनाइटिस इस पेशेंट में नहीं होगा। और इसके अंदर हम पेशेंट को टोसिलिजुमाब एंड डेक्सामेथासोन देते हैं। Now proceeding towards the case study. What is case study? In the case study हम क्या करते हैं कि हमें केस गिवन होता है on the object on the subject which is on the basis of the subject हम उसके objectives देखते हैं, history देखते हैं, on the basis of that we'll discuss that what is the diagnosis, what is the plan and what is the treatment. Let's see the case study. A 50-year-old woman with relapsed refractory diffuse large B-cell lymphoma is referred for chimeric antigen receptor CAR T-cell therapy. After conditioning with fludarabine and cyclophosphamide, she receives 2.5 exponent 6 CAR T-cells per kg. On day 2, the patient begins to have fever with cough and oxygen saturation of 89%, which improves with supplemental oxygen. Blood cultures and a respiratory viral panel were checked. She was started empirically on vancomycin and cefepime. Computed tomography of the chest without contrast demonstrated no obvious infiltrates. So the subject is a 58-year-old woman with refractory diffuse large B-cell lymphoma is referred for chimeric antigen receptor CAR T-cell therapy. Objects क्या हमें हासिल हुए कि इसका जो टेम्परेचर था वो 101.4 फ़ारेनहाइट था, हार्ट रेट 111 है, ब्लड प्रेशर इज 70 by 40 mmHg, और ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने जो मेंटेन की है वो 85% है। ऑन 3 liters per minute हम ऑक्सीजन दे रहे हैं बाय द नेजल कैन्युला। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस हमने उसको पहले स्पेशल केयर यूनिट पे रखा ताकि ऑब्जर्व कर सके कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। क्योंकि पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ था तो हमने उसको 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन दिया कि शायद वो अपना मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कर सके, लेकिन हमने ये देखा कि उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट ऐसी नहीं आई और उसको जो इन्फेक्शियस वर्कअप था वो रिमेन्स नेगेटिव रहा। तो फिर उसको हमने ट्रांसफर किया इंटेंसिव केयर यूनिट में और उसको स्टार्ट करा और नॉरएपिनेफ्रिन डोपामीन इन्फ्यूजन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि उसने अपने मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन किया अबव 65 mmHg। जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स आए उनकी बेसिस पे हमें ये एविडेंस मिला कि किसी भी किस्म की उसको लिवर या फिर किडनी की इंजरी नहीं हुई है। इसके अलावा हमारा जो पेशेंट था वो फुली ओरिएंटेड था एंड अलर्ट था विदाउट एनी डिफिसिट ऑन द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसके बेसिस पे हमने क्या डायग्नोज किया कि पेशेंट हैज ग्रेड 3 साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, एंड एज आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली दैट इन केस 3 ग्रेड 3 साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम वी गिव टोसिलिजुमाब। तो हमने अपने पेशेंट को टोसिलिजुमाब रिकमेंड किया एंड अलोन टोसिलिजुमाब वुड बी इनफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेड 3 साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। अगर हमारा पेशेंट ग्रेड 4 का होता तो फिर हम एडिशन कर देते स्टेरॉइड्स की टू टोसिलिजुमाब, और अगर हमारा पेशेंट जो क्या कहते हैं ग्रेड 4 में अगर हम स्टेरॉइड्स ऐड नहीं करते तो डेक्सामेथासोन भी अलोन हम दे सकते हैं फॉर द सीवियर। इन्फ्लिजिमाब जो है हमारे पास अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है लेकिन अभी इसका कोई ऐसा रोल नहीं आया है जो कि कंट्रोल कर सके सीआरएस को। एक कंडीशन जो कि सीआरएस से बिल्कुल सिमिलर है वो है हीमोफैगोसाइटिक लिम्फ हिस्टियोसाइटोसिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स और लेबोरेटरी फीचर्स बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द सीआरटी सीआरएस, और इसके अंदर हम जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो ईटोपोसाइट की करवाते हैं विद और विदाउट स्टेरॉइड्स। दैट्स ऑल ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।